नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। दिल्ली की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना एकदम दिल्ली की सीमा से सटा है। यूपी और दिल्ली की सीमा से सटा होने के कारण लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस अपराधियों पर नजर रखने के लिए 24 घंटे सतर्क रहती है। आमतौर पर इस थाने के इंचार्ज भी रात भर जागकर क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं। 11 और 12 जनवरी 2020 की रात को लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह अदालत में एक जरूरी एविडेंस के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। थाने के एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह थाना प्रभारी की जिम्मेदारी उठा रहे थे। रात के करीब 4 बजे का समय था जब राजेंद्र पाल सिंह सरकारी जीप में अपने सहकर्मियों के साथ पूरे क्षेत्र में गश्त करके थाने की तरफ लौट रहे थे कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस पर सूचना मिली कि 3-4 बदमाशों ने बेहटा हाजीपुर में मेवाती चौक पर रहने वाले कारोबारी आसिफ अली सिद्दीकी के घर में घुसकर डाका डाला है और लूटपाट का विरोध करने पर व्यापारी की पत्नी समरीन का गला दबा दिया है। वायरलेस से मिली सूचना इतनी ही थी, लेकिन इतनी गंभीर थी कि राजेंद्र पाल सिंह ने थाने न जाकर घटना स्थल पर पहुंचने को प्राथमिकता दी। वहां से मेवाती चौक की दूरी करीब 4 किलोमीटर थी। वहां तक पहुंचने में उन्हें महज 10 मिनट का समय लगा था। मेवाती चौक पर आसिफ अली सिद्दीकी का घर मुख्य सड़क पर ही था। वहां आस पड़ोस के काफी लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा थी। घर में रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि आसिफ अली कुछ लोगों के साथ अपनी पत्नी समरीन को जीटीबी अस्पताल ले गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वारदात के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दे सका कोई, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि पुलिस कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना पड़ोस में रहने वाले रहीसुद्दीन ने दी थी। रहीसुद्दीन ने एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह को बताया कि रात करीब 3:45 बजे आसिफ ने अपनी छत पर चढ़कर बचाओ बचाओ, डकैत डकैत कहकर चिल्लाना शुरू किया था, जिसके बाद आस पड़ोस में रहने वाले वहां एकत्र हो गए थे। पड़ोसियों ने आसिफ के घर के मुख्य द्वार के बाहर से लगी कुंडी खोली थी, जिसे बदमाश भागते समय बाहर से लगाकर गए थे। चूंकि समरीन की हत्या आपराधिक वारदात के दौरान हुई थी, इसलिए उसका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई पुलिस को ही करनी थी। इसलिए राजेंद्र पाल सिंह ने अपने सहयोगी एसआई विपिन कुमार को स्टाफ के साथ जीटीबी अस्पताल रवाना कर दिया। विपिन कुमार ने जीटीबी अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि समरीन को जब लाया गया था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। विपिन कुमार ने डॉक्टरों से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लिखा पढ़ी की औपचारिकताओं को पूरी करने में सुबह के करीब 6 बज चुके थे। आसिफ का रो रो कर बुरा हाल था। विपिन कुमार ने आसिफ को ढांढस बंधाया और उसे अपने साथ लेकर उसके घर मेवाती चौक पहुंच गए। इस दौरान एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह ने घटना की सूचना से लोनी के सीओ राजकुमार पांडे, एसपी नीरज जादौन और एसएसपी कलानिधि नैथानी को अवगत करा दिया था। एसएसपी ने एक दिन पहले ही गाजियाबाद में एसएसपी का पदभार संभाला था। उनके आते ही जिले में गंभीर अपराध की ये पहली घटना थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी कुछ ही देर बाद घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सीओ राजकुमार पांडे ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और क्राइम टीम को भी मौके पर बुला लिया था। इन सभी टीमों ने घटना स्थल पर पहुंचकर अपना अपना काम शुरू कर दिया। ये सब कार्रवाई चल ही रही थी कि एसआई विपिन कुमार आसिफ को लेकर उसके घर पहुंच गए। इसके बाद आसिफ से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। आसिफ ने बताया कि शनिवार रात को वो मकान की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी समीरन व 2 बच्चों के साथ सो रहा था। रात करीब 1 बजे कमरे में आहट हुई। वो उठा तो सामने मुंह पर कपड़ा बांधे 2 बदमाश खड़े थे।
जब तक वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर तमंचा तान दिया और शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। इस बीच एक बदमाश ने साथ में सो रहे 1.5 साल के बेटे तैमूर और पत्नी की गर्दन पर छुरा रख दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसके और पत्नी के हाथ बांध दिए। बदमाशों ने उनसे मारपीट करते हुए पूछा कि 5 लाख रुपए कहाँ है। कैसे रुपए, कौन से रुपए, उसने बदमाशों से पूछा। उसने बदमाशों को बता दिया कि वो छोटा सा कारोबार करता है, उसके घर में इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। जब आसिफ ने रुपए ना होने की बात कही तो एक बदमाश ने धमकी दी कि तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी समरन की चीख निकल गई। इससे घबराए एक बदमाश ने रजाई से समरन का मुंह दबा दिया। इसके बाद एक बदमाश ने अलमारी की चाबी लेकर अंदर रखे 1,30,000 रुपए कैश व करीब 70,000 रुपए के गहने निकाल लिए। आसिफ ने यह भी बताया कि ये गहने उसने अपनी साली की शादी में देने के लिए बनवाए थे, जिसकी मार्च में शादी है। आसिफ ने बताया कि इस बीच एक बदमाश बाहर गया और जीने पर खड़े अपने साथी से बात करने लगा। जीने पर खड़ा बदमाश अंदर नहीं आना चाह रहा था। घर से बाहर गए बदमाश ने उससे कहा कि 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे। इस पर बाहर खड़े बदमाश ने कहा कि 5 लाख रुपए घर में ही है, ऊपर वाले कमरे में जाकर देखो। आसिफ ने बताया कि गहने व कैश निकालने के बाद एक बदमाश आसिफ को गन पॉइंट पर मकान की तीसरी मंजिल पर ले गया, जबकि दूसरा बदमाश समीरन का मुंह रजाई से दबाए वहीं खड़ा रहा। तीसरी मंजिल पर उनका साला जुनैद, बेटी उजमा और बेटा आतिफ सो रहे थे। वहां पहुंचकर बदमाशों ने जुनैद को उठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने जुनैद से 5 लाख रुपए के बारे में पूछा और मारपीट की। इस बीच पहली मंजिल पर समीरन का मुंह दबाने वाला बदमाश उसके 1.5 साल के बेटे तैमूर को ऊपर लेकर आया और उसकी गर्दन पर छुरा रखकर 5 लाख रुपए मांगे। आसिफ का कहना था कि ये देखकर वो रोते हुए बदमाशों के पैरों पर गिर पड़ा और उसे छोड़ने के लिए कहा। इस पर बदमाश ने बच्चे को छोड़ दिया और उन सभी को कमरे में बंद करके धमकी दी कि यदि आधे घंटे से पहले कमरे से बाहर निकले तो सभी को मार डालेंगे। इसके बाद वे फरार हो गए। जाने से पहले वे घर के मुख्य द्वार की कुंडी भी बाहर से लगाकर गए थे। आसिफ के साले का कहना था कि डर की वजह से वे लोग 20 मिनट तक चुप रहे। इसके बाद आसिफ ने किसी तरह हाथ की रस्सी खोली और खिड़की के पास जाकर पड़ोसी राशिद को आवाज लगाई। पड़ोसियों ने पहले मुख्य द्वार की कुंडी खोली, फिर मकान के भीतर आकर कमरे को बाहर से खोला। वो वहां से पहली मंजिल पर पत्नी को देखने गया तो वो बेहोश मिली। पड़ोसियों की मदद से वो पत्नी को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसिफ के मुंह से पूरी वारदात की कहानी सुनने के बाद एसएसपी ने एसपी को इस वारदात का जल्द से जल्द खुलासा करने की हिदायत दी, जिसके बाद सीओ राजकुमार पांडे के आदेश पर लोनी बॉर्डर थाने में 12 जनवरी की सुबह धारा 452, 394, 302, 34 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस केस की जांच का काम एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह को सौंपा गया। घटना का खुलासा करने के लिए सीओ राजकुमार पांडे ने राजेंद्र पाल सिंह के अधीन एक विशेष टीम का गठन भी कर दिया। उसी दोपहर पुलिस ने समीरन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। आसिफ अली सिद्दीकी मूल रूप से मेरठ के जानी कला गांव का रहने वाला है। उसके पिता अफसर अली गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं। आसिफ अली ने युवावस्था में बैटरी की प्लेट बनाने का काम सीखा था। सन 2006 में उसकी शादी जानी कला के रहने वाले तंसीन की बेटी समीरन से हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे हुए थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तंसीन अली बेटी समीरन की शादी से कई साल पहले गांव छोड़कर लौनी के बेहटा की उत्तरांचल विहार कॉलोनी में आकर बसे थे। उन्होंने छोटा सा प्लॉट खरीदकर अपना घर बना लिया था। तंसीन फैक्ट्रियों से माल खरीदकर किराने की दुकान पर सप्लाई करते थे, जिससे उनके परिवार की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। बेटी समीरन के निकाह में भी उन्होंने अच्छा पैसा खर्च किया था। शादी के बाद समीरन गांव में पति आसिफ के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। आसिफ भी खूबसूरत पत्नी को बेइंतहा प्यार करता था। समय तेजी से गुजर रहा था। समीरन एक के बाद एक 2 बच्चों की मां बन गई।
पहले उजमा का जन्म हुआ, फिर आतिफ पैदा हुआ। 2 बच्चे हो गए तो घर के खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन कमाई कम थी। इसलिए आसिफ ने गांव छोड़कर शहर में बसने का फैसला किया। सन 2014 में सास ससुर की सलाह पर आसिफ लौनी के भिहटा आकर किराए के मकान में रहने लगा। यहीं पर उसने अपना बैटरी की प्लेट बनाने का कारोबार बढ़ाना शुरू किया। 1 साल के भीतर ही उसने अपने पिता और ससुर की मदद से मेवाती चौक के पास 50 गज का एक प्लॉट लेकर उसमें 3 मंजिला मकान बना लिया। आसिफ ने ग्राउंड फ्लोर पर अपनी वर्कशॉप और गोदाम बनाया, जबकि पहले वह दूसरे फ्लोर पर वो खुद रहने लगा। परिवार तेजी से बढ़ रहा था। 1.5 साल पहले समीरन ने एक और बेटे को जन्म दिया। मेहमान का भी घर में आवागमन रहता था, इसलिए आसिफ ने तीसरे फ्लोर को आने जाने वालों के ठहरने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए रखा हुआ था। आसिफ का इकलौता साला जुनैद अपने जीजा के पास रहकर काम सीख रहा था। हालांकि आसिफ की ससुराल उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए जुनैद कभी अपने घर चला जाता था तो कभी अपनी बहन के घर पर ही रुक जाता था। लौनी में आने के बाद समीरन को ये फायदा हो गया था कि वो अपने परिवार के पास आ गई थी। आसिफ की जिंदगी मजे से गुजर रही थी कि अचानक 11 जनवरी की रात जब बदमाशों ने उसके घर में घुसकर लूटपाट की, तो इस हादसे में बीवी समीरन की मौत के बाद उसकी दुनिया ही उजड़ गई। विवेचना अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह ने आसिफ से पूछताछ के बाद जब उसके परिवार की पूरी कुंडली खंगाली, तो उन्होंने अपना ध्यान घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने पर केंद्रित कर दिया। दरअसल राजेंद्र पाल ने कई बार घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि 50 गज के 3 मंजिला मकान में एंट्री का एक ही रास्ता है, जो भूतल पर बने मुख्य द्वार के रूप में है। इसी फ्लोर पर आसिफ की वर्कशॉप है। आसिफ का मकान चारों तरफ से ऊपर व नीचे से पूरी तरह से बंद था। कहीं से भी घर में प्रवेश करने का कोई और रास्ता नहीं था। बाहरी व्यक्ति का आने व जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं था। मकान में भारी बदमाशों के घुसने के लिए कोई दरवाजा, खिड़की या लॉक टूटा नहीं मिला। सीसीटीवी की फुटेज से ये बात साफ हो गई कि वारदात को अंजाम देने के लिए घर में 3 बदमाश घुसे थे। आसिफ ने भी अपने बयान में यही बात कही थी कि वारदात में शामिल बदमाशों की संख्या 3 से 4 थी। बस इतना समझना बाकी था कि बदमाशों को घर में आने के लिए घर के ही किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला था या परिवार के लोग गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए थे। हालांकि आसिफ ने पुलिस को दिए बयान में ये कहा था कि घर के मुख्य द्वार को अंदर से उसी ने बंद किया था। दूसरी अहम गुत्थी ये थी कि सीसीटीवी कैमरे में आसिफ के घर की तरफ आने वाले लोग 9 बजे के करीब आए थे और रात को 3:45 बजे वापस जाते दिखे थे। पीड़ितों के मुताबिक वारदात करने का समय 1 से 3 बजे के बीच का था। अब सवाल ये था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश करीब 4-5 घंटे तक कहां छिपे रहे। अगर वे घर के बाहर होते तो सीसीटीवी कैमरे में या लोगों की नजर में जरूर आते। अगर वे घर के अंदर आकर छिप गए थे तो परिवार में किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। 13 जनवरी को लौनी बॉर्डर के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह छुट्टी से वापस लौट आए। उन्हें थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात की सूचना मिली तो उन्होंने जांच अधिकारी एसएसआई राजेंद्र पाल सिंह को बुलाकर मामले की विस्तार से जानकारी ली। जब राजेंद्र पाल सिंह ने एसएचओ को अपने शक के बारे में बताया तो उन्होंने आसिफ को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कहा। अपने सीनियर अधिकारी की हरी झंडी मिलते ही राजेंद्र पाल सिंह ने पूछताछ के बहाने आसिफ को थाने बुला लिया। इस दौरान उन्हें मुखबिर की मदद से एक बात पता चल चुकी थी कि आसिफ रंगीन मिजाज है। अपनी पत्नी से उसका अक्सर झगड़ा होता था। हालांकि जांच अधिकारी ने समरीन के पिता तनसीन को बुलाकर इस जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए, लेकिन वे कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके। उन्होंने इतना जरूर बताया था कि आसिफ और समीरन में पिछले कुछ महीनों से अक्सर झगड़ा और मारपीट होती थी, लेकिन वे बेटी के घर में ज्यादा दखल नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये तो घर घर में होता है। उन्होंने कॉलोनी में 3 मकान छोड़कर एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की उस रात की फुटेज निकलवा ली थी, जिससे पता चला कि 11 जनवरी की रात 9 बजे 3 लोग आसिफ के मकान तक गए थे। वही लोग 12 जनवरी की सुबह करीब 3:35 पर मकान से निकलकर गली से बाहर जाते हुए दिखे। पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा
कि क्या उस रात किसी के घर कोई मेहमान तो नहीं आए थे। पता चला कि आस पड़ोस के किसी भी मकान में उस रात कोई भी मेहमान नहीं आया था। चूंकि आसिफ का मकान गली के अंतिम सिरे पर था और गली आगे से बंद भी थी, इसलिए जांच अधिकारी को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिवार का ही कोई सदस्य बदमाशों से मिला हुआ हो और उसने ही बदमाशों के लिए दरवाजे खोले हो। आस पड़ोस के लोगों ने पूछताछ में इस बात की पुष्टि जरूर कर दी थी कि उन्होंने उस रात करीब 9 बजे गली में 3 अनजान लोगों को जाते देखा था, लेकिन वे लोग किसके यहाँ जा रहे हैं इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कुछ लोगों ने 8:30 बजे के करीब आसिफ को अपने घर के मुख्य द्वार के बरामदे में बैठकर काम करते हुए देखा था। ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि हो ना हो घर का कोई सदस्य बदमाशों से मिला हुआ है। चूंकि आसिफ की पत्नी समीरन की हत्या हो चुकी थी, इसलिए उस पर शक करने का कोई औचित्य नहीं था। अब 2 ही पुरुष सदस्य थे जिन पर शक किया जा सकता था। एक था आसिफ का साला जुनैद और दूसरा खुद आसिफ। चूंकि जुनैद अभी 15 साल का किशोर था और दीन दुनिया से वाकिफ नहीं था, इसलिए जांच अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह की नजरें आसिफ पर आकर ठहर गई। उन्होंने आसिफ को पूछताछ के बहाने थाने बुलवा लिया। आसिफ से गहनता से पूछताछ शुरू हो गई। जांच अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह ने पहले तो उससे इधर उधर की पूछताछ शुरू की, लेकिन फिर उन्होंने आसिफ से सीधा सपाट सवाल किया। देखो आसिफ, हमें सब पता चल गया है कि तुमने अपनी बीवी को खुद मरवाया है। अब सीधे तरीके से ये बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके लिए तुमने अपनी पत्नी की हत्या करवाई। हमें ये भी पता है कि बदमाशों को तुमने ही बुलाया था। राजेंद्र पाल सिंह ने तीर तो अंधेरे में मारा था, लेकिन लगा एकदम निशाने पर। इस तरह के सवाल की आसिफ को उम्मीद नहीं थी। वो घबरा गया। जांच अधिकारी ने उसे और ज्यादा डरा दिया। देखो, अगर सच बता दोगे तो हम तुम्हें बचा भी सकते हैं, लेकिन सच नहीं बताया तो। आसिफ की घबराहट चरम पर पहुंच गई। वो एकदम से जांच अधिकारी के पांव पर गिर गया। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी साली से शादी करना चाहता था, इसलिए पत्नी को मरवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, किसी तरह बचा लीजिए। एसएचओ सुरेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस द्वारा तुक्के में कही गई बात का ऐसा असर होगा कि आसिफ इतनी जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लेगा। उसने एक बार अपना गुनाह कबूल किया तो फिर पुलिस को पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आसिफ ने बताया कि लगभग 3 साल से उसका अपनी साली के साथ अफेयर चल रहा था। एक बार उसकी पत्नी बीमार हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। समरीन की मां शमसीदा अस्पताल में बेटी की तीमारदारी के लिए रुक गई थी, जबकि छोटी बेटी फातिमा को उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए आसिफ के घर भेजा था। वैसे तो तंसीन की तीनों ही बेटियां सुंदर थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर खड़ी सबसे छोटी बेटी फातिमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर आसिफ सोचता था कि अगर उसकी शादी फातिमा से हुई होती तो कितना अच्छा होता। फातिमा को वो प्यार भरी नजरों से देखता था, लेकिन जब अपनी बहन की बीमारी और उसके अस्पताल में होने के कारण फातिमा को जीजा के घर आकर रहना पड़ा, तो मानो आसिफ की हसरतों को बल मिल गया। ना जाने कैसे एक दिन फातिमा जब वॉशरूम में नहा रही थी तो जल्दबाजी में आसिफ बाथरूम में घुस गया। उस दिन पहली बार आसिफ ने अपनी साली को उस रूप में देखा तो उसने फातिमा को वहीं पर अपनी बाहों में भर लिया। फातिमा जीजा की बाहों में कसफसाई, विरोध किया, लेकिन आसिफ पर हवस का भूत सवार था। थोड़ा विरोध करने के बाद फातिमा भी जीजा की बाहों में समा गई। वो पहली बार हुआ एक हादसा था, लेकिन इसके बाद फातिमा और आसिफ के बीच इस ताजा रिश्ते की कहानी हर रोज लिखी जाने लगी। चंद रोज बाद समीरन अस्पताल से ठीक होकर वापस घर आ गई। कुछ दिन तीमारदारी के बहाने फातिमा बहन के घर पर रही। आसिफ को जब भी मौका मिलता वो उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी भूख मिटा लेता। फातिमा को भी अब ये सब अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद फातिमा वापस घर चली गई। इस घटना के बाद फातिमा अक्सर किसी बहाने से बहन के घर आने जाने लगी। इस बीच 1.5 साल बाद समीरन गर्भवती हो गई, तो फातिमा एक बार फिर बहन की तीमारदारी के लिए महीने भर उसके घर पर आकर रही। इस दौरान दोनों के बीच फिर से अवैध संबंधों का खेल चलता रहा।
समीरन ने छोटे बेटे तैमूर को जन्म दिया। अचानक आसिफ के मन में फातिमा को अपना बनाने की लालसा तेज होने लगी। उसने सोचा कि अगर समरन मर जाए तो वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए ससुराल वालों को मौसी को उनकी मां बनाने के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन सवाल था कि हट्टी कट्टी और जवान समीरन मरेगी कैसे। आसिफ के मन में उसी समय ये ख्याल आया कि क्यों ना समीरन को किसी ऐसे तरीके से मार दिया जाए कि उसकी मौत सबको स्वाभाविक लगे। बस ये ख्याल मन में आते ही उसके दिमाग में साजिश के कीड़े रेंगने लगे। आसिफ का एक दोस्त था रविंदर, जो गोविंद टाउन भेटा हाजीपुर में रहता था और वहीं पर जन कल्याण क्लिनिक चलाता था। वैसे तो रविंदर झोला छाप डॉक्टर था, लेकिन आसिफ के साथ खाने पीने के कारण उसकी दोस्ती हो गई थी। उसने अपने मन की बात एक दिन रविंदर को बताई। उसने कहा कि इलाज के बहाने वो समरन को ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि उसकी मौत हो जाए। रविंदर इस काम के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसने इस काम के लिए पैसे मांगे। आसिफ ने कह दिया कि वो काम कर दे, इसके बदले वो उसे मोटी रकम देगा। लिहाजा डॉक्टर रविंदर ने उसे एक ऐसी दवा दे दी जिसको खाने के बाद समीरन पर रिएक्शन होना था। लेकिन संयोग से उस दवा को खाने के बाद जो थोड़ा बहुत असर हुआ, उसे समीरन ने घरेलू उपचार करके ठीक कर लिया। पहली साजिश फेल हो गई तो डॉक्टर रविंदर ने कहा, चलो तुम्हें एक और डॉक्टर संदीप से मिलाता हूँ, जो लोनी में श्री साई क्लिनिक चलाते हैं। रविंदर ने संदीप से आसिफ की मुलाकात कराई और उसका मकसद बताया। आसिफ का काम करने के लिए संदीप ने पैसों की मांग की तो आसिफ ने दोनों को 30,000 रुपए दे दिए। डॉक्टर संदीप ने एक दिन बुखार के इलाज के बहाने आसिफ के साथ उसके घर जाकर समीरन को एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन कई दिन तक इंतजार करने के बाद भी समीरन की मौत नहीं हुई तो आसिफ निराश हो गया। इस दौरान संदीप और रविंदर आसिफ से मिले पैसे से मौज मस्ती करने के लिए मसूरी चले गए। जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि इंजेक्शन से भी समीरन की मौत नहीं हुई है। इसलिए आसिफ उनसे पैसे वापस मांगने लगा। तब संदीप ने कहा कि वो एक आदमी के जरिए इस काम को सफाई से करवा देगा, लेकिन इस काम में थोड़ी ज्यादा रकम लगेगी। आसिफ इसके लिए भी तैयार हो गया। लेकिन इस दौरान आसिफ की साली फातिमा का उसके घर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। समरीन ने देखा कि फातिमा उसे छोड़कर अपने जीजा के आसपास कुछ ज्यादा मंडराती है, तो उसे शक हुआ। उसने दोनों के ऊपर निगाहें रखनी शुरू कर दी। शक यकीन में तब बदल गया जब एक दिन फातिमा चाय देने के बहाने नीचे वर्कशॉप पे आसिफ के पास पहुंची और आसिफ ने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया। संयोग से शक की पुष्टि के लिए समीरन पीछे आ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। उस दिन खूब हंगामा हुआ। उस दिन समीरन ने छोटी बहन को खूब डांटा और आसिफ से उसकी जमकर लड़ाई हुई। समरीन ने अपने माता पिता को तो बहन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन परिवार वालों पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो जल्दी से जल्दी फातिमा के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसका निकाह कर दे। परिवार वालों ने उसके लिए लड़का देख लिया और 7 मार्च 2020 को निकाह की तारीख तय कर दी। इस बीच फातिमा के निकाह को लेकर समीरन और आसिफ में अक्सर झगड़ा होने लगा। आसिफ समरीन से कहता था कि 2 बहनें एक साथ एक ही पति की बेगम बनकर भी तो रह सकती है। पता नहीं जिससे फातिमा की शादी हो वो लोग कैसे हो, उसे सुख दे सके या फिर नहीं। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ता कि मारपीट तक हो जाती थी। दोनों के बीच मारपीट की बात समरीन के माता पिता तक पहुंची, लेकिन समरीन ने उन्हें कभी हकीकत का पता नहीं लगने दिया। जब आसिफ ने देखा कि समरीन उसके और फातिमा के रास्ते का कांटा बन चुकी है, तो उसने आखिरकार उसकी हत्या के लिए आखिरी साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। आसिफ ने डॉक्टर संदीप से कहा कि अब वो जल्दी से जल्दी समरीन की हत्या वाला काम करवा दे। इसके बाद संदीप आसिफ को अपने साले के साले सुनील शर्मा निवासी जिला मुरादाबाद के पास ले गया, जो इन दिनों लोनी की पुस्ता कॉलोनी में रहता था। आसिफ को जब पता चला कि सुनील शर्मा आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले उत्तराखंड जेल में भी रह चुका है, तो उसे यकीन हो गया कि ये आदमी उसका काम कर देगा। आसिफ ने सुनील से 2 लाख रुपए में समरीन की हत्या का सौदा पक्का कर लिया, जिसमें से लगभग 90,000 रुपए आसिफ ने सुनील को 2-3 बार में दे दिए। लेकिन जैसे जैसे फातिमा की शादी नजदीक आ रही थी,
वैसे वैसे आसिफ को समरीन की हत्या की जल्दी होने लगी थी। 9 जनवरी 2020 को आसिफ ने सुनील से बेहटा हाजीपुर में उत्तरांचल सोसाइटी के पास मुलाकात की और बताया कि 11-12 जनवरी की रात को उसे ये काम पूरा करना है। उसने सुनील को पूरा प्लान भी समझा दिया। इस काम में सुनील ने अपने 2 अपराधी दोस्तों को भी शामिल कर लिया था। प्लान के मुताबिक 11 जनवरी 2020 की रात सुनील अपने दोनों साथियों के साथ मेवाती चौक पर आसिफ के घर के बाहर पहुंच गए। योजना के मुताबिक आसिफ दरवाजा खोलकर काम कर रहा था। उसने नीचे वाले कमरे में सुनील व उसके दोनों साथियों को बैठा दिया और खुद सोने के लिए ऊपर चला गया। आधे घंटे में खाना खाने के बाद उसने अपने साले और बेटे जो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे उनसे मोबाइल लेकर बंद कर दिया और जल्दी से सोने को कहा ताकि सुबह जल्दी उठा जा सके। उसने जीने की तरफ आने वाले गेट की कुंडी नहीं लगाई थी ताकि सुनील व उसके साथी आसानी से दरवाजा खोलकर ऊपर आ सके। प्लान के मुताबिक रात 1 से 3 बजे के बीच में सुनील अपने दोनों साथियों के साथ उस कमरे में आया जहां आसिफ व उसकी बीवी सो रहे थे। आसिफ ने उन तीनों के साथ मिलकर पहले अपनी पत्नी समरीन की गला घोटकर हत्या करवा दी, फिर अपने हाथ पांव बंधवाकर ऊपरी मंजिल पर ले जाने के लिए कहा ताकि ऊपर सो रहे साले व लड़के को लगे कि वास्तव में बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या हो जाने के बाद आसिफ ने बदमाशों से कहा कि 23,000 रुपए और लगभग 70 से 75,000 रुपए का हार अलमारी में रखा है जिसे तुम अपने शेष 1 लाख रुपए के रूप में ले लो। वारदात के दौरान उसने अपने हाथ थोड़े ढीले बंधवाए ताकि उनके जाने के कुछ देर बाद वो हाथ खोलकर शोर मचा सके। किसी को शक ना हो इसलिए उसने ही बदमाशों को ऊपर के कमरे में सबको बंद करके कुंडी बाहर से बंद करने और जाते समय मकान के मुख्य द्वार को बाहर से बंद करने का आइडिया दिया था। आसिफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी शाम झोलाछाप डॉक्टर रविंदर और संदीप को भी समरीन की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आसिफ ने जो प्लान तैयार किया था उसमें उसने एक गलती कर दी थी। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि जब पूरे घर में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो बिना जबरदस्ती किए बदमाश घर के अंदर दाखिल कैसे हो गए। इस बात का वो क्या जवाब देगा। बस यहीं से पुलिस को उस पर शक होना शुरू हो गया। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी आसिफ और उसके दोनों सहयोगियों रविंदर और संदीप को आवश्यक पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। बाकी फरार 3 आरोपियों में से सुनील शर्मा को पुलिस ने 17 जनवरी 2020 को लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सुनील ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।